गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। अभी तक कुछ टेस्ट सीरीज में हो चुकी हैं और हम आगे दूसरी अब टेस्ट सीरीज यानी कि उसके आगे टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम शुरुआत करते हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित आज की प्रश्नावली, और जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और निश्चित है कि मौलिक अधिकारों से इससे एक प्रश्न आपको किसी भी कोई भी परीक्षा दीजिए उसमें ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर लगाइए, यानी कि इस प्रश्नावली को ज़रूर हल करिए मेरे साथ। मैं आपको इसके साथ साथ इसका उत्तर ही बताता जाता हूँ, लेकिन पहले आप अपने से जानने की उसकी कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, इसमें है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। किसे दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, तो किसी दी गई है बताइए। 5 सेकंड का मैं आप लोगों को समय देता हूँ और आप लोग क्या करिए, उतने में बता दिया करिए 5 सेकंड में। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्रमशः। तो आपका उत्तर हो गया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों को, सभी न्यायालयों को नहीं, क्योंकि सभी न्यायालयों में अधीनस्थ न्यायालय भी आ जाते हैं। फिर मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं कह सकते। क्या ऐसा है? प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। क्या ऐसा है? राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। क्या ऐसा भी संभव है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इनमें कौन सा सही है बताइए, कौन सा सही है? जी बिल्कुल, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है, चलिए बताइए। ठीक है, कहाँ किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 13 से 35 तक, 36 तक, अनुच्छेद 15 से 39 तक, अनुच्छेद 16 से 40 तक। इनके विषय में बहुत विस्तृत मैंने वीडियो बनाई हुई है और अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आपने नहीं देखा है, जानकारी चाहिए तो चैनल पे जाइए और आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पर कि कहाँ पर है ये। ठीक है, और इनके मौलिक अधिकार क्या क्या हैं और इनका वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो इसका वर्णन है कहाँ? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में यहाँ किया गया है। ठीक है, तो भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य में विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, अभी मैंने बताया आपको। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हो गया, आपका ये गलत हो गया चौथा। अब जब चौथा गलत हो गया तो फिर क्या चीज़ हो गया, अब आपका कितना रह गया? अब आपके पास यानी कि प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए, तो 1, 2, यानी कि पहला वाला तो क्या चीज़ है, सही है। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास रह गया 1 और 2, या 1, 2 और 3। ठीक है, तो 1, 2 और क्या चीज़ है, 3 ही इसके अंतर्गत क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है अब तो उत्तर हो गया आपका 1, 2, 3 सही है। चलिए, इसमें आता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संविधान
ठीक है, कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। ठीक है, अब बताइए 15 और 16 किससे संबंधित है? ये सब समता के अधिकार से संबंधित है, समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत, तो कौन सा आ गया? 14। ठीक है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? 14 लगाता है। इसके बाद आता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न है? 14, 15, 16, 19। ठीक है, तो कौन सा अलग है? 19 अलग है। ठीक है, या आप चाहें तो कह सकते हैं 14 अलग है। ठीक है, तो कौन सा? ठीक है, इसमें 19 अलग है क्योंकि समता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि 19 किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? राइट टू इक्वल टू नहीं, समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19। के स्टूडेंट्स, तो आपका उत्तर क्या हो गया? अनुच्छेद 19। इनमें है निम्नलिखित में से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार दिलाता है। ठीक है, समान यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार दिलाता है। संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द या 14 के साथ ए पढ़ने पर, या अनुच्छेद 16 के साथ ए पढ़ने पर, या सभी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? आपका जो यानी कि उत्तर है वो इसमें किसके अंतर्गत आता है? यानी कि इसमें हम किसे पढ़ते हैं? देखिए, संविधान प्रस्तावना में भी क्या आता है? समाजवादी शब्द। ठीक है, समाजवाद का मतलब वो नहीं होता है, समाजवाद का मतलब क्या है? ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 14 का ए के साथ भी है और 16 का ए के साथ भी है। ठीक है, ये जो है सभी को मिला करके तब क्या करता है? मौलिक अधिकारों के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक उल्लिखित है? 16 से 20 तक, 14 से 18 तक, 15 से 19 तक, या 13 से 17 तक। तो कहाँ से है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। ठीक है, अब देखिए 20, ठीक है, नहीं है, 17 तक है, 13 से 17, तो क्या चीज़ है? 18 भी इसके अंतर्गत आता है, समता के अंतर्गत। ठीक है, और 15 से लेकर 19, 19 भी क्या है? इसके अंतर्गत नहीं आता है, बाहर है। इसके बाद है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों से शोषण से संबंधित तीसरा वाला अधिकार है। पहला है समानता का, दूसरा वाला किसका है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है? 19, 20 और 21। और इसके बाद आपका आता है बच्चों के शोषण यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन आता है? ठीक है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। ठीक है, तो कौन कौन सा आता है? 23 आता है कि 24 आता है? कौन सा आता है इसके अंतर्गत? क्योंकि 17 और 19 तो है नहीं। ठीक है, तो 23 में बलात्श्रम पर है। ठीक है, खरीद फरोख्त पर है। लेकिन 24 में है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी ऐसे काम में नहीं लगाया जाएगा जहाँ पर उनकी क्या हो, जान को खतरा हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 10वां है प्रश्न, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? 14, 21, 17 या 19? 19 और 21 तो स्वतंत्रता में आते हैं, 14 और 17 में। ठीक है, अभी मैं पीछे बताया हूँ कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है अस्पृश्यता का अंत। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा, जन जागरण द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिला करके। ठीक है, तो बताइए 1, 2, 3 सही है? ठीक है, कि 2, 3, 4 सही है, या 1, 2 सही है, या 2, 4 सही है? ठीक है, देखिए नौकरियों में प्रवेश दिला करके, ठीक है, इसमें जो है ना अस्पृश्यता का निवारण नहीं किया सकता है।
बल्कि कानून बनाकर शिक्षा के उन्नत द्वारा और जन जागरण के द्वारा क्या किया जा सकता है। तो 1, 2, 3 सही है इसमें। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है, इसमें आता है भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कहाँ प्रदान की गई है। 19(1)(a) में विशेष रूप में वो बंधित है। 19(1)(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के यानी व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 300 ठीक है 61 का के उपबंधों में लिखा है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यानी कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कहीं भी उपबंधित नहीं है, यानी लिखी नहीं गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत, क्योंकि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, अभिभाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत, ठीक है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो इसका होगा 2, 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर आता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग किसके अंतर्गत माना गया है। ठीक है, 24, 25, 26 या 27। देखिए 24 धार्मिक स्वतंत्रता में नहीं आता है। ठीक है, 25, 26 तो आता है, तो इसी में आता है क्या, 25 वाला। ठीक है, तो 25 वाले में कृपाण धारण करने का उनका क्या है, अधिकार है उनको। इसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद का शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। 19 में कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 26, 29 और कौन सा 30। ठीक है, तो इसमें कौन सा अधिकार होगा बताइए, यानी कि किसके अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए जो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंधी अधिकार हैं, शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधी अधिकार हैं, उसके अंतर्गत आएगा, और वो आते हैं 29 और 30 में। ठीक है, तो संचालित करने और इन सभी चीज़ों का अधिकार किसके अंतर्गत है, 30 के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मैंडवस, कोवारंटो, हैबियस कार्पस और क्या है, सरसेवरी। ठीक है, तो इसमें आता है हैबियस कार्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसका उत्तर यही है। फिर इसके बाद है आपका अगला प्रश्न 16वां, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं, समानता का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का और धर्म का अधिकार। धर्म का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी है, समानता का अधिकार भी। संपत्ति का अधिकार अब समाप्त कर दिया गया, उसे सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। निम्नलिखित में से तो आपका उत्तर हुआ संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से जिन्हें किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है, तो इसमें किसको दिया है, तो किसे दिया है, आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। ठीक है, यही है, तो 1 और 2 सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन का तो इसमें अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन ये नीति निषेधक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद आता है 18वां, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। इससे देखिए IAS का प्रश्न है, इसलिए इतना हार्ड है ये। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। कि राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इसमें सही कौन सा है, इसमें यह है कि किसी की वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इसमें क्या होगा, उल्लंघन होगा, राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करने के लिए। ठीक है, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण का भी इसमें क्या होगा, उल्लंघन होगा। और इसके लिए ये भी है कि कोई भी विधिक उद्बंध नहीं किया गया है, इसलिए ये भी क्या है, इसका उत्तर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3 तीनों क्या हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है 19वां, कि भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों की, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों की, या धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की, या धार्मिक, भाषाई और निजाति अल्पसंख्यकों की।
अल्पसंख्यकों की बात करता है ये, ठीक है। तो किस प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात करता है, ठीक है, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की बात करता है, ना कि निर्जातीय अल्पसंख्यक। केवल धार्मिक नहीं, दोनों धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात करता है, ठीक है। इसके बाद है भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को समान कार्य के लिए समान वेतन के रूप में किस आधार पर रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में इसे मौलिक अधिकारों की शक्ति प्रदान की गई है। अब ध्यान दीजिएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में शक्ति प्रदान किया है रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन आता है, अनुच्छेद 14, 14 और 15, 14, 15, 16 या अनुच्छेद 14 और 16। तो समान कार्य के लिए समान वेतन 14 और 16 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न कि वह कौन सा अपराध है जिसके घटित होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है, हत्या का, आत्महत्या का, चोरी का या बलात्कार का। अब ये सामान्य आपको समझना है, ठीक है। देखिएगा, जिसके घटित होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया सकता है, सिर्फ सामान्य सा समझ होगी तो आप समझ सकते हैं। किसी दूसरे की हत्या करेगा ना, जिंदा रहेगा, तो उसे क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। चोरी करेगा तो भी दंडित किया जा सकता है, बलात्कार करेगा तो भी दंडित किया जा सकता है। लेकिन यदि उसने आत्महत्या कर लिया, यानी मर गया, तो उसे कैसे दंडित किया जा सकता है, तो उत्तर क्या हो गया, आत्महत्या। फिर है फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है, क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, कृषि के सहकारी संस्था, सड़क, रेल, हवाई जहाज या यातायात के साधन या प्रेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किस चीज़ का, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यानी इसमें इस अतिरिक्त यानी अप्रत्यक्ष रूप से मांग यानी पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो अनागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा अधिकार है जो ब्रिटिश नागरिक को नहीं प्राप्त है, कौन सा, ये सब प्राप्त है। विधि के समान वो समक्ष यानी कि बराबर है, वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा दी जाएगी, वो अपना धर्म मान सकता है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता उसकी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ के नियमों के अनुसार ही वो व्यापार और क्या कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। यदि वो यहाँ के नियमों का पालन कर लिया, उसने अस्थायी यानी कि स्थापित कर लिया अपनी कंपनी, तभी वो कर सकता है व्यापार और व्यवसाय, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आता है 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। ये तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो किसको कहा है, धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है, ठीक है, इसे संविधान की आत्मा का इन्होंने नाम दिया है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, एक मैंडमस, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया है, वैधानिक अधिकार या सिर्फ विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है, 300A के अंतर्गत इसे रखा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें से कोशिश किया मैंने कि जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आप लोगों के सामने रखूं, और आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग किए भी होंगे। इन्हें एक बार फिर देखिएगा
और आपको अच्छा लगता है हमारा प्रयास तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। और साथ में यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ मिल कर के तैयारी करें। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।